संख्या 1 अपभ्रंश का समय माना जाता है। दोस्तों यहाँ के आपके सामने 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक आपका जो विकल्प है वो सही है, उसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके सामने का 500 से 1200 ईस्वी, ऑप्शन खा 600 से 1000 ईस्वी, ऑप्शन गा 500 से 1000 ईस्वी, ऑप्शन घा 600 से 1000 ईस्वी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो पूछा गया है। तो इसका सही से आंसर होगा ऑप्शन गा 500 से 1000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2 अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अपभ्रंश भाषा का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया गया था। तो ऑप्शन का आचार्य व्याडी, ऑप्शन खा पतंजलि, ऑप्शन गा स्वयंभू, ऑप्शन गा पुष्पदंत। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से चारों ही ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसने किया होगा, इसने किया होगा। यहाँ तक स्वयंभू की बात करें तो ये पहले कभी माने जाते हैं और पहला ही इनका काव्य माना जाता है, महाकाव्य माना जाता है अपभ्रंश भाषा का। और ऑप्शन घा की बात करें तो आपको ये भी लग रहा होगा कि पुष्पदंत और स्वयंभू में से कोई होगा, लेकिन ये गलत हो सकता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा का आचार्य व्याडी। इन्होंने सर्वप्रथम अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों यह प्रश्न बदल गया है। इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे पूछा क्या गया है। तो पहले प्रश्न में ये पूछा गया था कि अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में अपना प्रश्न ना पढ़ते हुए उसका आंसर टिक कर देते हैं डायरेक्ट, लेकिन कभी कभी हमारा ऐसे ही प्रश्न ही गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न को समझेंगे थोड़ा सा। इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ प्रमाणिक पूछा गया है। तो ऑप्शन का है आपका आचार्य व्याडी, ऑप्शन खा है पतंजलि, ऑप्शन गा है स्वयंभू, ऑप्शन गा है पुष्पदंत। बहुत से हमारे साथी होंगे जो कि जब अपभ्रंश की बात आती है तो स्वयंभू और पुष्पदंत ये 2 ही नाम ध्यान में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। और जो आगामी जो परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे NBS हो, चाहे KBS हो, UP-TGT हो, UP-PGT हो या अन्य राज्यों की कोई भी परीक्षा हो, प्रश्नों को पूछने की जो प्रवृत्ति है वो बदल चुकी है पूरी तरह से। जो पहले प्रश्न पूछे जाते थे उनसे कहीं बहुत ही ज़्यादा हटकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम उस तरह के प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो जब पेपर में जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो तैयारी है वो कम रह गई है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों तैयारी तो कम नहीं होती है, लेकिन बस इसका विश्लेषण करके हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसी विश्लेषण के आधार पर ये प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है और वो काफ़ी अच्छे प्रश्न है। अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करोगे, मैं मानता हूँ कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में आपको दिखेगा यहाँ से। तो प्रश्न की बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता के अनुसार अपभ्रंश का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपभ्रंश के ऊपर ही 3 प्रश्न हो गए अलग अलग। तो आप ध्यान से इनको नोट कर लें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। ऑप्शन का अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन खा बौद्ध ग्रंथों में, ऑप्शन का वल्लभी राजा दारचंद द्वितीय के शिलालेख में, ऑप्शन घा ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आपको पता होगा अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग मान्यता दी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्यता दी जाती है किसी के कथन को, उल्लेख को, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी को दी जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका अशोक के शिलालेख बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है गा वल्लभी राजा दारचंद द्वितीय के शिलालेख में। जी हाँ दोस्तों आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी भली भांति समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। किस साहित्यकार ने अपभ्रंश को राणा भाषा कहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्नों को जब परीक्षा में आ जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है जो हमारे साथी होते हैं जो तैयारी करते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो जब हम इसका सही उत्तर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने चयन की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो ऑप्शन का है आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन खा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन गा है बच्चन सिंह, ऑप्शन गा है किशोरी दास वाजपेयी। तो आपको पता होगा रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एक भाषाविद हैं और बच्चन सिंह भी आलोचक हैं और घा किशोरी दास वाजपेयी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो किशोरी दास वाजपेयी है। बहुत सी लोग ये सोच रहे होंगे इसका आंसर भोलानाथ तिवारी हो सकता है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषाविद पर भी बहुत काम किया है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6।
अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर स्वीकार किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का संकलन किया गया है कि आगामी जो परीक्षा होती है, आपका अपभ्रंश भाषा से संबंधित या अपभ्रंश भाषा साहित्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। मैं दावा करता हूँ ये आपके करीबन 20 या 25 प्रश्न होंगे। ये हमारा 10 प्रश्नों का संकलन है और यहाँ से प्रश्न आएगा तो वो आपका सही प्रश्न होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका का 11, ऑप्शन खा 12, ऑप्शन गा 10, ऑप्शन घा 9। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूँगा कि आपको बताना है कि हिंदी जो भाषा है उसमें कितने स्वर होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 11 तो नहीं होंगे, तो इसका जो सही आंसर है वो है गा 10। तो अपभ्रंश भाषा में जो स्वर माने जाते हैं वो 10 स्वर माने जाते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्वर स्वीकार नहीं किए गए हैं? प्रश्न को एक बार फिर से समझ लें क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया अपभ्रंश भाषा में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्वर नहीं हैं। तो ऑप्शन का है आपका ए और ओ, ऑप्शन खा है ए और औ, ऑप्शन खा है ऋषे और उ, ऑप्शन खा है ऋषे और उ। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। कन्फ्यूजन से आपको लग रहा होगा, लेकिन जहाँ तक हम जिन स्वरों का अपभ्रंश भाषा में प्रयोग नहीं हुआ है वो है आपका ए और औ, ऑप्शन खा। जी हाँ दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सी ध्वनि सिर्फ अपभ्रंश में लेखन में थी, उच्चारण में नहीं थी? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न का संकलन है और जो नई प्रवृत्ति के प्रश्न बन के आ जाते हैं अचानक हमारे सामने, उस तरह का ये प्रश्न है। और ये जब ये ऐसे प्रश्न हो जाते हैं हमसे तो हम अवश्य अपने चयन की तरफ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है आपका का ऋषे, खा है आपका उ और गा है औ और घा है ए। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो आपका जो ऋषे है उसका प्रयोग खाली सिर्फ लेखन में था और उच्चारण में उसका प्रयोग नहीं होता था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है आपको लग रहा होगा कि का पुष्पदंत, खा धनपाल, गा हेमचंद और घा स्वयंभू। क्योंकि पुष्पदंत भी एक बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं अपभ्रंश भाषा के और साथ ही साथ स्वयंभू भी बहुत माने जाने कवि हैं। तो जहाँ तक प्रथम अपभ्रंश कवि की बात करते हैं तो उसमें से सही आंसर होगा आपका स्वयंभू। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाऊँगा कि हिंदी भाषा के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। हिंदी भाषा का विकास क्रम का सही क्रम है? तो ऑप्शन संख्या का संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, ऑप्शन संख्या खा संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ऑप्शन संख्या गा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऑप्शन संख्या घा संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जहाँ तक हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो आपको पता होगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या गा। तो दोस्तों ये था अपभ्रंश भाषा संबंधी एक छोटा सा पार्ट, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट था और इसमें 10 बहुत ही उपयोगी प्रश्नों का संकलन किया गया था। और अगर आपको कोई भी इन 10 प्रश्नों से संबंधित कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इसी तरह अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां आप हिंदी के एक शिक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे तथ्यों के साथ आपको आगामी जो परीक्षा होगी उनको देखते हुए प्रश्नों का संकलन किया गया है और उनको काफ़ी अच्छे तरह से फ्रेमिंग किया गया है। और आप मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे, 2 बार रिवीजन कर लोगे तो बहुत ही आपको अच्छा